हे गाइस व्हाट्सअप, क्या चाल। दिस इज सी एन निकुंज गोइंग योर टैक्स मेंटर। और यस, अभी मैं इस वक्त सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का डायरेक्ट टैक्स का दिसंबर 2023 का कल एग्जामिनेशन है, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट 30 मिनट्स एक बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं कि कल का एग्जामिनेशन को लेके आपको क्या क्या की स्ट्रैटेजीज याद रखना है, किस किस चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एंड जून 23 में लास्ट टर्म का जो पेपर आया था उसको एक बार अपने सॉल्व करेंगे, जस्ट टू गेट एन आइडिया, जस्ट टू गेट सेट द फ्लो ऑफ योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, सो दैट अब आप कल जब एग्जामिनेशन पेपर देखोगे तो आपके माइंड में एग्जैक्टली exactly रहेगा किस किस फ्लो में मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना है, मेरे को 15 मिनट को किस तरीके से यूज करना है। तो बहुत सारा चीज स्टोर्ड है आपके लिए सेशन में, तो देखेगा पूरा सेशन सो दैट आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिले बिफोर एग्जामिनेशन। प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा बड़ा आने वाला है। ओल्ड सिलेबस का जो पेपर है, मैं डीटी का बात कर रहा हूं, न्यू सिलेबस का डीटी आईडीटी का भी एग्जाम कल ही है, जिसके लिए अलग से एक सेशन लिया जाएगा। आप चाहे तो ये सेशन भी देख सकते हैं, वो सेशन भी देख लेना, दोनों देख लेना, कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं सेम बात करूंगा अप्रोक्सीमेटली। लेकिन हाँ, क्योंकि डीटीआईडीटी का जो पेपर है न्यू सिलेबस के लिए, कल ज्यादा से ज्यादा वास्ट सिलेबस होगा, क्योंकि डीटीआईडीटी एक साथ है, सिलेबस में कोई कटौती नहीं है, बट मार्क्स पैटर्न आई मीन पेपर पैटर्न अलग है, तो उसका एक अलग हम लोग लेंगे क्लास, जो कि आज रात को 8 बजे होगा। तो प्लीज लाइव आ जाइएगा रात को 8 बजे लाइव। और जो डीटी ओल्ड सिलेबस में है, आप लोग के लिए मैं अलग से रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूं, सो दैट आप लोग फटाफट देख के अपना प्रिपरेशन रिवीजन स्टार्ट कर सको। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सर, कि कल का जो हमारा पेपर आएगा, उसमें मेरे को 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है मेरे को कैसे यूज करना है, 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है मेरे को कैसे यूज करना है। देखो बेटा, आपका जो पेपर आएगा, मैं जून 23 का पेपर एक बार आपके सामने खोल दे रहा हूं। जून 23 का पेपर इस तरीके से आया, जैसे आप सबको पता है 25 ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और 75 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले मत पढ़िएगा, फिल इन द ब्लैंक्स तक पहले मत पढ़िएगा। 15 मिनट में अपने को ये डिसाइड करना है कि विच क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट फर्स्ट एंड विच आर द क्वेश्चंस विच वी नीड टू अटेम्प्ट बाद में। तो ये सीक्वेंस आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि इस 5 क्वेश्चंस में, मतलब इस 7 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 9 और 6, जैसे यहाँ पे 9 और 6 में एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 2 आप छोड़ सकते हो। 15 इंटू 5 75 प्लस 25 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस वक्त आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर देखोगे ना, तो पेपर देखते आपको, जैसे आप है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन देखना, कि क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाएगा कौन सा चैप्टर है। अगर वो चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो तो आगे बढ़ जाना कि आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना हो। क्वेश्चन जैसे मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस बच्चा बच्चा करता है, कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता है। रेसिडेंशियल स्टेटस देखते आगे बढ़ जाना, क्वेश्चन मत पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा ना, कि आप उसमें ज्यादा टाइम ले लोगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव है वो आप फेल कर दोगे। क्या कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा कि किस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले आप ये फटाफट ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना, यानी कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे आए हैं जो मैं नहीं करके गया था, या फिर मैं वीक हूं, या मुझे नहीं आ रहा है, वो मुझे नहीं करना। तो 2A आपको समझ में आ गया कि रेसिडेंशियल स्टेटस है। 2B आपको समझ में आ गया, प्रॉपर्टी का बात किया तो हाउस प्रॉपर्टी है। 3 आपको समझ में आ गया, सैलरी है, सैलरी, चलो ठीक है, पूरा पढ़ने मत बैठ जाना। 3 भी देखो, टैक्स लायबिलिटी पूछा है, ऑन द अजम्पशन दैट द टैक्स पेयर्स हैव नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BC, यानी ये टैक्स लायबिलिटी को लेके पूछा है। तो टैक्स लायबिलिटी भी चलो ठीक है, अपन को अज्यूम कर रहे हैं कि अपन को आ गया। नेक्स्ट, आपको इंडेक्सेशन दिया है तो ये पक्का कैपिटल गेन का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, आपको डिडक्शन पूछा है तो ये डिडक्शन का सवाल है। नेक्स्ट, अपन को बिजनेस इन दिस 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 नेक्स्ट अपने को क्या पीजीबीपी इनकम पूछा है, तो ये पीजीबीपी का सवाल है। तो आपको कटाकट करके पता चल रहा है कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, अपन को समझ में आ गया, कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर सेट ऑफ, ये सेट ऑफ का चैप्टर है। नेक्स्ट, अपन को समझ में आ गया कि ये 6A जो है, ये अपन को पूछा है टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अपन को समझ में आ गया कि यहाँ पे एओपी के बारे में पूछा है, तो एओपी का क्वेश्चन है, मेंबर्स के बारे में पूछा है। और नेक्स्ट अपने को समझ में आ गया फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस है, तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड का बात किया है, आपको इंडेक्स कॉस्ट का बात किया है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन और आईएफओएस दोनों आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट आ गया, अच्छा गिफ्ट के बारे में बात किया तब तो आईएफओएस आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन को समझ में आ गया टीडीएस टीसीएस, चलो ठीक है, टीडीएस टीसीएस से पूछो। रात में शॉर्ट नोट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आपको समझ, अब आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो। अब आप एक एक करके फटाफट क्या कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे। कि आप जब रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा 2A। अब आप एचपी देख रहे हो, अब ये टेबल पढ़ना, अब जब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको क्लैरिटी आ रहा है कि हाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पूछा है, तो इंटरेस्ट का चलो ठीक है, हम पढ़ के अच्छे से आए हैं तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है।
मैं हमेशा आपसे रिकमेंड करूंगा कि ट्राई करना कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो आपसे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जनरली शॉर्ट नोट्स में क्या ना आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलता। आप अगर इसके बदले अगर आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो आपका मार्क्स पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई हो जाता है। शॉर्ट नोट्स में आपका कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट मार्क्स डिडक्ट करेगा। आप ये तभी करना जब आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ नहीं आता है आपको, आप नहीं कर पा रहे हो, आप सब कुछ छोड़ आपने आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो ये आप शॉर्ट नोट्स कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका इसमें जो है चला जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 7 क्वेश्चन है। और कोई भी एक क्वेश्चन जो अब आप एलिमिनेट करना कोशिश करना कि ये मेरे को नहीं आता है, ठीक है, ये मेरे को नहीं आता है। तो जैसे आप फिर पढ़ते रहोगे ना तो आपको एक स्ट्राइक कर जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो बाद बाकी क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आपको क्या है, अटेम्प्ट करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो 15 मिनट का स्ट्रैटेजी बड़ा क्लियर है। इस 15 मिनट में डिसाइड कर लेने का कि कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना और किस सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है। सीक्वेंस के लिए आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप सीक्वेंसिंग जो है, अब इसमें क्या ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि नहीं सर मेरा तो रेसिडेंशियल स्टेटस इंटरेस्ट मेरा सेट ऑफ वाला बहुत अच्छे से मेरा किया हुआ है, हो सकता है आपके लिए सैलरी आपको करना, तो आप सैलरी भी पहले कर सकते हो, वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि सर जब आप अपना एग्जामिनेशन देने बैठोगे ना तो आपको अपना एग्जामिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला, फर्स्ट 60 मिनट्स में आपको ये इंश्योर करना है कि मैं किसी भी तरह ये टारगेट अचीव कर लूं। कौन सा टारगेट? मेरा जो 40 मिनिमम टारगेट है जो मुझे पेपर में स्कोर करना ही करना है, ये मिनिमम मेरा किसी भी तरह अचीवेबल हो जाए पहला 1 घंटे में। बहुत इजी है, क्योंकि मैं इसमें आपको बोल रहा हूं कि आपको एमसीक्यू जो 30 मार्क्स का आएगा, सॉरी 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स आपका एमसीक्यू रहेगा, प्लस 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 ट्रू एंड फॉल्स एंड 5 मैच द फॉलोइंग। ये जो आपका 25 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अगर आप इसको फर्स्ट 60 मिनट्स में करते हो, मेरे हिसाब से 25 नंबर को करने में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा बेटा। 25 नंबर को सिक्योर करने के लिए मैक्सिमम आपका जाएगा तो आधा घंटा जाएगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इसको 15-20 मिनट में भी कर पाओगे, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको ना शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहले मत उठाइएगा। जैसे सर इस पेपर में मैं अगर आपको आपके लिए एडवाइस करूं, जिससे रेसिडेंशियल स्टेटस के छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ठीक है, 9 मार्क्स का है, 333, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसको पहले खत्म करिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका एक कैलकुलेशन, इसको पहले, मैं अगर आपके जगह होता तो मैं सैलरी पहले नहीं उठाता, सैलरी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन ये मैं नहीं उठाता। जैसे डिडक्शन है, ठीक है, जैसे डिडक्शन आपको डिडक्शन पूछा है, ये आप कर सकते थे। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो बेस्ट आपको आता है वो आप करोगे। आपको अपना बेस्ट क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, बेस्ट जो आपको सबसे बेस्ट आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करोगे। तो इंश्योर करना कि आपका फर्स्ट 60 मिनट्स में आप किसी भी तरह 40 प्लस जो है आप अपनी मुट्ठी में कर लिए। आधा 1 घंटे बाद आपको एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा जो 40 मार्क्स का मेरा जो कवरेज था वो मेरा किसी भी तरह से हो गया है, मैंने एमसीक्यू किया। अच्छा, एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपको अच्छे से आता है, बेस्ट आता है, उसी को अटेम्प्ट करना। जो नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है या फिर कंफ्यूज्ड है, उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि लास्ट का जो 180 मिनट्स है वो अपने वो वाला क्वेश्चन जो अपने नहीं किए हैं बिल्कुल सॉल्व, वो अपने लास्ट का 1 घंटा में के लिए रखेंगे। इनिशियल 1 आवर में अपने को बिल्कुल भी स्पीड ब्रेकर लगाना नहीं है, अपने को फटाफट 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 खाली लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, और अपना बेस्ट, आपका पेपर का बेस्ट टाइम जो जाएगा वो पहला 1 घंटा रहेगा, ठीक है। उसी में आपको अपना कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना और बिल्डअप करना है। नेक्स्ट जो अपना 60 मिनट्स रहेगा उसमें अपना टारगेट होना चाहिए कि सर अपन को इस 60 मिनट्स में ना 30 to 35 मार्क्स किसी भी तरह से टारगेट। 40 मैंने क्यों किया, क्योंकि इनिशियल 40 मार्क्स में एमसीक्यू ज्यादा कवरेज था, तो एमसीक्यू में आपको टाइम कम लगेगा। बहुत सारे बच्चे पता है 40 पहला 1 घंटा में अगर वो एमसीक्यू पूरा अच्छे से कर लेते हैं तो 50 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। दैट डिपेंड्स कि आपका किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है। या फिर यहां पर आप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चुनोगे पहला 1 घंटा में, आप कौन सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चुनते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसा लेंदी क्वेश्चन चुन लिए कि जिसमें आपको मोर देन 30 मिनट्स लग गया, देन आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत गलत डिसीजन ले लिए। आपको यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन चुनना चाहिए, भले उसका मार्क्स इक्वल है और उसका एक लेंथी क्वेश्चन बराबर है, तब भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन चुनना चाहिए, सो दैट आपका टाइम कम लगे। बेटा यहाँ पे टाइम भी बचाना है, खाली मार्क्स स्कोर नहीं करना है, टाइम भी बचाना है, दोनों चीज को कंसिडर करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। टेक नेक्स्ट 60 मिनट्स में जो है ना, यहाँ पे आप उस लेंदी क्वेश्चंस को उठाना जो आपको अच्छे से आता है, जो आपने अटेम्प्ट करने के लिए सोचा था, वो लेंदी क्वेश्चन जो है आप अपना यहाँ पर नेक्स्ट 60 मिनट्स में
यू नो अपना डिस्प्ले करना। 30 to 35 मार्क्स यहाँ पे भी आपको मिनिमम मेरे हिसाब से अटेम्प्ट होना ही चाहिए आपका। अगर आप नेक्स्ट 60 मिनट्स का बात करो तो 2 घंटा के एंड में आप देखो आपका लगभग 70 से 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। बचा बैलेंस जो 25-30 मार्क्स जितना भी बचा है, प्लस आपको 15 मिनट अपने लिए रखना पड़ेगा फॉर रिविजन गाइस। आई रिपीट, प्लस आपको 15 मिनट रखना पड़ेगा किस चीज के लिए? रिविजन के लिए। आपको अपना लास्ट 15 मिनट रिविजन के लिए रखना पड़ेगा। तो उसके लिए इंश्योर करके चलना कि मेरा जो 15 मिनट का टाइम है मैं वो रिविजन के लिए रखूं। यानी जो क्वेश्चंस मान लो मैंने किया है या नहीं आता है, या मान लो मेरे को एक बार चेक करना है, तो लास्ट का 15 मिनट एक बार अपने लिए रखना। खाली आप एक बार पेपर को अपना आंसर्स को गो थ्रू कर सके कि कहीं पे आपने गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अब मैं आपके लिए आता हूं बेटा चैप्टर्स का वेटेज लेके। जो चीज के लिए आपको इंतजार था कि सर डायरेक्ट टैक्स इतना बड़ा सिलेबस है, प्लीज एक बार हमें लास्ट में बता दो कि कौन कौन सा चैप्टर है, उसको एक बार ज्यादा फोकस करके जाए। तो देखो मैंने आपको मार्क्स कवरेज के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव करना बहुत डिफिकल्ट है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी कितना भी नंबर से पूछा जा सकता है। मैंने 75 मार्क्स का जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आता है वो मैंने आपको पूरा पास्ट ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको गाइड कर दिया, यहाँ लिख दिया। आप प्लीज इसके हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप प्लीज उसको फॉलो करिएगा। सैलरी चैप्टर एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक स्टैंड अलोन सम आएगा सैलरी में। इस चैप्टर में आप प्लीज स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिस्टेक मत कर दीजिएगा। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं वो भी मैं यहाँ पर लिखते हुए चलूंगा। कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करोगे? आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भूल जाओगे, आप कंप्यूटेड वर्ड को इग्नोर कर दोगे। ये सब मत मिस्टेक करिएगा। अगर आपको कंप्यूटेड दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देना है, और कंप्यूटेड नहीं दिया है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। एरिया वाइज जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जाता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये आप अच्छे से करके जाना। कैपिटल गेन्स में 50C हो गया, ठीक है, प्लस आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला क्वेश्चन हो गया, स्पेशल केसेस ऑफ कैपिटल गेन हो गया, और एग्जेम्पशंस हो गया। ये आप अच्छे से करके जाना। 112A वाला पार्ट इन्होंने पूछा काफी टाइम से नहीं है, तो इस बार हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में 112A से क्वेश्चन आ जाए। 112A हो गया, 111A हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे भी आपका 6 to 8 जो है, आपका 6 to 8 मार्क्स का जो है वो आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड है बेटा। नेक्स्ट है पीजीबीपी। देखिए पीजीबीपी में ना क्या है ना, पूरा का पूरा आपका डिडक्शंस और डिसअलाउंस वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करके जाना। कौन कौन से खर्चे जो अलाउ होंगे, कौन कौन से डिडक्शन जो अलाउ नहीं होंगे, प्लस प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये वाला पोर्शन इंस्टीट्यूट पूछता रहता है। ये भी 8 to 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिडक्शंस में तो सर कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, सब कुछ करना है। फैमिली का हर एक मेंबर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर चीज करके जाना है डिडक्शंस वाले चैप्टर में। टीडीएस टीसीएस में भी मैंने आपको पूरा फैमिली बताया था, फैमिली सिखाया था, कैसे कैसे फैमिली में आपको ग्रुपिंग्स करना है। तो ये जो 2 चैप्टर अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मेरे जो मैंने मैराथन आप लोग के लिए लिया है, 15 घंटा का जो मैराथन है विथ टाइम स्टैम्प्स मैंने वहां पे डाल के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, फटाफट जाके देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। रेसिडेंशियल स्टेटस आप मिस नहीं कर सकते। 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस से एक्सपेक्टेड है। हर बार रेसिडेंशियल स्टेटस से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, और साथ ही साथ आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी पूछा जाएगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सर 100 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट के पास न्यू सिलेबस जैसा नहीं है कि खाली 50 मार्क्स है। 100 मार्क्स बहुत होता है, और 100 मार्क्स के हिसाब से इंस्टीट्यूट आपसे डेफिनेटली सब तो नहीं पूछेगा। हाँ, मैंने एक लिस्ट दे दिया, इस लिस्ट में से कुछ भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। टैक्स लाइबिलिटी में गाइज बहुत अच्छे से करके जाना 115 बीएसई और ओल्ड रेट ऑफ टैक्स। कौन कौन से डिडक्शन एग्जेम्पशन है जो आपको 115 बीएसई में नहीं मिलते हैं और आपको ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में मिल जाता है। रिटर्न ऑफ इनकम से एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। इट कैन बी रिवाइज रिटर्न, इट कैन बी बिलेटेड रिटर्न, इट कैन बी अपडेटेड रिटर्न, इट कैन बी ड्यू डेट। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। पैन से भी पूछा जा सकता है, आधार से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 10 चैप्टर आप कर लो, बहुत सफिशिएंट है। इतना इससे ज्यादा करने का रिक्वायर्ड नहीं है। 1 डे बिफोर एग्जाम इतना हो गया तो फिर बैलेंस चैप्टर करिएगा दोस्त। जून 23 का जो पेपर आया था, मैं आपको एक बार फटाफट गो थ्रू करा देता हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इसलिए आई एम अ बिट क्विक। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इसलिए आई एम अ बिट क्विक। डीटी का ये इंटरमीडिएट का जून 23 का पेपर आया था, शायद मैंने सॉल्व कराया भी था पहले,
अपने चैनल में मैंने अपलोड किया था इसका पूरा सजेस्टेड आंसर, फिर भी आप एक बार वापस गो थ्रू देख लो। देखो ये जो डीटी का पेपर है, ऐसा ही कुछ पेपर आप लोग के लिए भी आएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चंस अलग रहेंगे, 3 घंटा का टाइम रहेगा आपका। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, असेसमेंट ईयर आपका भी 23-24 ही है फॉर दिसंबर 23 टर्म। क्वेश्चन 1 जो है कंपलसरी है, और आपको क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 में कोई भी 5 क्वेश्चंस करना है, 5 आउट ऑफ 7। ठीक है, आपको 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डन सर। अब चलो एक एक करके करते हैं। चलो, Harish is a proprietor of Harish and Company who acquired a know-how of 12 lakh on 15th July 2022। प्रीवियस ईयर 22-23 है, याद रखिएगा। ठीक है, नो हाउ कब खरीदा गया? 15 जुलाई 2022 को खरीदा गया। इट वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। यूज कब से स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 23 से स्टार्ट हुआ। हाउ मच इज द क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल ऑन नो हाउ फॉर द असेसमेंट ईयर दिस? तो सर ये हो गया लेस देन 180 डेज, और अगर ये लेस देन 180 डेज हो गया तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो हाफ रेट के हिसाब से लगेगा, यानी 25% का हाफ, 12.5% ऑफ रुपीज 12 लाख रुपीज, ये आपका जो है ये आपको 1,50,000 देगा। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका सजेस्टेड आंसर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल के दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। नेक्स्ट, ये गलत क्वेश्चन सेट किया गया था, इसमें एक नॉट मिसिंग था। व्हाट हेड्स ऑफ इनकम आर लायबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? ये गलत क्वेश्चन था, आप किसमें से कोई भी ऑप्शन आंसर देते तो आपको फुल मार्क्स मिलता। ये नॉट होना चाहिए था कि इनमें से कौन से हेड ऑफ इनकम ट्रेड यूनियन के हाथ में एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स नहीं लगता। तो गाइस एज पर सेक्शन 10 हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज 2 हेड ऑफ इनकम है जो ट्रेड यूनियन के हाथ में जो है टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, आपका चारों ऑप्शंस में दोनों चारों ही करेक्ट होगा। अश्विन का एज 56 है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 57,50,000 है, टैक्स लाइबिलिटी इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे सर मैंने आपको एक शॉर्टकट समझाया था, 15 लाख तक पे टैक्स हमेशा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 1,87,500 आएगा। उसके बाद 15 लाख से ज़्यादा बट 57.5 लाख से कम कितना आ रहा है? 57,50,000 माइनस 15 लाख, ये न्यू रेट ऑफ टैक्स है 42,50,000 पे 30%। तो दिस इज कमिंग टू 12,75,000। इसको अगर आप ऐड करते हो 12,75,000 प्लस 187,500 which is coming to 14,62,500। नाउ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, तो यहाँ पे सरचार्ज लग जाएगा कितना? 10%। तो यहाँ पे आप सरचार्ज 1,46,250 आप ऐड कर देंगे, तो इस पे आप 1.1 ऐड कर दिए तो आपको मिल गया 16,08,750। अब आप यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा सेस कितना? 4%। अब सेस 4% ऐड कर दिए तो इंटू 1.04 करके आपको क्यूमुलेटिव टैक्स आ जाएगा कितना? 16,73,100 रुपीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्किंग प्लीज, ये जो भी आप करोगे सब दिखाना, सब एग्जामिनेशन में दिखा देना, कुछ भी साइड वाइड में मत करना, जो भी है दिखा देना वर्किंग, मतलब जो भी आप लिखोगे सब मेन में दिखाना, कुछ भी साइड वाइड में मत करना। रिचर्ड एज 34 इज अ फॉरेन सिटीजन हु केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया है, मतलब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में नहीं है, तो ये रेसिडेंट तभी होगा इंडिया में अगर ये 182 डेज और मोर स्टे कर रहा है। एंड ही स्टेट फॉर 100 डेज इन दिस ईयर, व्हाट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस? क्लियरली ये नॉन रेसिडेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडिया आया है। What is the maximum limit of deduction in respect of interest on monies borrowed in case of self occupied property? तो इसका ओवरऑल लिमिट अपने को पता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का सर डिडक्शन 24B का लिमिट है। अ सम ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 lakhs वाज डिटेक्टेड इन केस ऑफ राज इन अगस्त। ब्लैक मनी का सेक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। हाउ मच इज द अमाउंट टैक्स पेबल ऑन सच अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट? तो सर 20 लाख पे अपने पढ़े थे 60% टैक्स लगता है, प्लस कंपलसरी 25% सरचार्ज लगता है, प्लस 4% सेस लगता है। तो मिला के अगर अपने देखे तो 78% इसका नेट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। तो 78% ऑफ 20 लाख अगर अपने करते हैं तो अपने को मिलता है 15,60,000। गाइज सोचिए यही आपका कल पेपर है और इसी तरह का इजी पेपर आप लोग के लिए भी कल आने वाला है। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव प्लीज मत होइए। नेक्स्ट, प्रदीप एज 45 पेड 30,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, एंड वाइफ। He also incurred 39,000 towards medical expenditure of his father, a senior citizen who is not covered by an health insurance policy. How much deduction available under 80D? तो सर मैं अपने लिए कितना क्लेम कर सकता हूँ? सेल्फ एंड स्पाउस के लिए मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ? 25,000
प्लस मैं अपने फादर के लिए जिसका मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन के लिए मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ 39,000 पूरा। तो सर हमारा 25 प्लस 39 कितना हो गया 64,000। ये टोटल डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ 64,000 अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट फादर के लिए तो 50 है तो 39 पूरा हो गया, बट मैं अपने मेरे लिए और वाइफ के लिए कितना क्लेम कर सकता हूँ 25,000 क्लेम कर सकता हूँ। Next, Subbu has loss under house property of 1,10,000 for the assessment year this. For how many years such loss can be carry forward for the purpose of set off? 8 years तक HP loss क्या हो सकता है set off हो सकता है after the year of loss. Trivedi availed loan from SBI for 20 lakh for purpose of electric scooter vehicle है in April. Interest due on the loan for the previous year amounts to 210. कितना अमाउंट का डिडक्शन ले सकता है वो 80EEB में? मैक्सिमम लिमिट अपने पड़े थे 1,50,000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जीनत एज 63 है, सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, 45,000 इंटरेस्ट ऑन एफडी मिल रहा है एंड 15,000 सेविंग्स बैंड का इंटरेस्ट मिल रहा है। डिडक्शन कितना मिलेगा टीटीबी में अपने को पड़ा थे अपने 50,000 का ओवरऑल लिमिट और इसमें एफडी का इंटरेस्ट भी आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा। तो 45 प्लस 15 कितना हो गया 60,000, बट ओवरऑल डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच 50,000। तो गाइस इजी लेवल के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आपका बस कंसेप्ट नॉलेज एकदम क्लियर होना चाहिए। जो अभी तक आपने मेहनत किया है बस उसी पे फोकस करो, कोई भी चीज पे 100% ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। अगर डिफिकल्ट इजी से इजी क्वेश्चन भी है उसमें भी उतना ही टाइम देना, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने का दरकार नहीं है। 25 नंबर का एमसीक्यू है बेटा, आसानी से अगर आप इसमें 20 नंबर ले आओगे ना तो एग्जामिशन कोई रोक नहीं सकता आपका डायरेक्ट टैक्स के पेपर में। मैच द फॉलोइंग में आते हैं 5 मार्क्स का। असेसमेंट स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का असेसमेंट स्टेटस क्या है? वो एक लोकल अथॉरिटी है, तो 1 का हो जाएगा डी। मॉनेटरी लिमिट फॉर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 3 लाख नहीं होगा, लीव सैलरी का 3 लाख है, ये 5 लाख है सर। मॉनेटरी लिमिट क्या है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का 5 लाख। मॉनेटरी लिमिट फॉर एग्जामिशन रिस्पेक्ट ऑफ लीव सैलरी, ये हो जाएगा आपका लीव सैलरी 3 लाख। और मैक्सिमम लिमिट अंडर एटीसीसी हो जाएगा 1,50,000, ये अपने पढ़े थे। एटीसी plus triple C plus CCD1 should not exceed 1,50,000. असेसमेंट स्टेटस ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या होने वाला है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, वो एजेपी माना जाएगा सर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एडवांस मनी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ वेकेंट लैंड व्हेन फॉरफिटेड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो एडवांस मनी जब आप अपने रिसीव कर लिए तो ये आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। यस अपने पढ़े थे, प्रीवियस ईयर 14-15 से ये अमेंडमेंट आ गया था और ये आईएफओएस में क्या हो जाएगा स्ट्रेट अवे टैक्सेबल। डेप्रिसिएशन ऑन बस used for carrying employees from home to office and return is eligible for depreciation at the rate of 40%। नहीं, इस पे 40% रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फॉल्स है। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 20,000 फॉर लेट आउट रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज नॉट डिडक्टेबल व्हेन पेड इन कैश। ऐसा बिल्कुल भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स एचपी में अलाउ होता है और वहां पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कैश में पे नहीं कर सकते, वो पीजीबी में डिसअलाउ होता है। लेकिन अगर आप लेट आउट बिल्डिंग के लिए कर रहे तो वो एचपी में फुल्ली अलाउ होगा, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि ये बोला है नॉट डिडक्टेबल। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइडेड टू जज ऑफ हाई कोर्ट इज एन एग्जेम्प्ट परक्विजिट। यस, हाई कोर्ट जजेस को जो ये सारे परक्विजिट्स मिलेगा ये टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज डिडक्टेबल अगेंस्ट डिविडेंड इनकम। ये अपने सेक्शन 57 में पढ़े थे कि डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अलाउड, दैट इज ऑल्सो अप टू मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड ओनली। तो 30% जो है ये फॉल्स हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये था सर हमारा 20 मार्क्स का एमसीक्यू। लास्ट 5 मार्क्स में आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का पूछा है। मैक्सिमम कैश पेमेंट परमिसिबल विदाउट डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(3) व्हेन पेड फॉर अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस कितना है? 35,000 इज द ओवरऑल लिमिट। इन केस ऑफ गुड्स व्हीकल नॉट बीइंग हैवी गुड्स, मतलब ये लाइट गुड व्हीकल है, रन ऑन हायर द प्रिजम्पटिव इनकम शैल बी 7,500 पर मंथ फॉर ईच व्हीकल। Loss from speculative business is eligible to carry forward to how many years? 4 assessment years। speculative business का जो loss है वो 4 साल तक आप carry forward कर सकते हैं। When a commercial building is constructed for 52 lakh by a partnership firm by making payment to engineer Ram, TDS shall be। देखो गाइज अगेन यहाँ पर है ना, इन्होंने ठीक से क्लैरिफाई नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन की लैकिंग है, तो 1% भी TDS काट सकते हो, 10% भी TDS काट सकते हो। ठीक है,
तो 52,000 हो गया। मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनएचए कैपिटल बॉन्ड्स इज हाउ मच 50 लाख। अगेन यहाँ पे ओवरऑल लिमिट क्या है 54 ईसी के अंदर में, 54 ईसी के अंदर में जो कैपिटल गेन बॉन्ड्स का एग्जम्पशन मिलता है उसके वो जो है 50 लाख से ज्यादा ओवरऑल इसका लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2A में। देखो आपसे एकदम क्लियरली पूछा है कि कैसे क्या कौन रेसिडेंट है क्या नहीं है। राम एक इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयड इन अ फॉरेन कंट्री, जो इंडिया आया 1 नवंबर को इंडिया आया, remained in India up to 5th March. His total income is 27 lakh for this year, which included income in India of 15 लाख 20, मतलब इसकी इंडियन सोर्स्ड इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। He visits India every year for a stay of 125 days। कुछ याद आ रहा है सर? हाँ, अगर ये 120 डेज और मोर है और लास्ट 4 साल 365 है तो ये RNOR माना जाएगा। If his since his total income other than income from his total income from Indian sources is more than 15 लाख, तो ही पेड इनकम टैक्स फॉर हिज फॉरेन इनकम इन दैट कंट्री। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये देखो गाइस कि ये एवरी ईयर क्या है, ये एवरी ईयर ही विजिट्स इंडिया एवरी ईयर फॉर 125 डेज। करंट ईयर में इसका स्टे पहले आप देख लीजिए, नवंबर, तो 1 नवंबर को आया ये, तो नवंबर में पूरा 30 डेज, जनवरी में 31 दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, फेब्रवरी में 28 डेज और मार्च में 5 डेज, तो ये हो गया 125। यस, ये 125 ही हो रहा है, हर साल ये 125 डेज आता है, तो 120 और मोर ऐसे हो गया। और हर साल अगर ये एवरी ईयर 125 आता है तो 125 इंटू 4 कितना हो गया, 125 इंटू 4 हो गया 500 दिन। तो ये सर इंडिया में डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। वो भी कौन सा रेसिडेंट हो जाएगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाएगा ये, ठीक है। लक्ष्मण अ फॉरेन सिटीजन, पीआईओ नहीं है याद रखिएगा, came to India for the first time on 20th November and remained up to 31st March. His total income is 26 lakh। ये पीआईओ नहीं है, एक फॉरेन सिटीजन है, ध्यान। तो यहाँ पे सर 182 डेज और 60 डेज पे वो रेसिडेंट बनेगा। फॉर दिस ईयर विच इंक्लूडेड इनकम इन इंडिया इज हाउ मच 14,50,000। ध्यान से सुनना, ये इंडियन सिटीजन है, ये फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, ये पीआईओ भी नहीं है, तो उसके ऊपर ये 120 वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा सर। तो इंडिया में कितना दिन रहा ये फर्स्ट टाइम इंडिया आया 20th नवंबर, तो नवंबर में कितना दिन रहा, नवंबर में ये रहा 11 डेज, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31, तो हो गया 132 डेज। तो 132 डेज वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, तो विच इज लेस देन 182, तो हेंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट। ये बिल्कुल भी मेरे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहीं पे बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, वो हर चीज़ को सोच लेते हैं अरे इन्फॉर्मेशन दिया है चलो मेरे लिए काम का है, अरे सारे इन्फॉर्मेशन काम का नहीं होता है, तुम्हें दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर भारत, एन इंडियन सिटीजन living outside India, came to India on 5th April and remained in India up to 10th August, ठीक है। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अर्नड इनकम ऑफ 16.5 lakhs, मतलब मोर देन 15 लाख। हिज स्टे इन इंडिया वाज 60 डेज ईच इन द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले साल उसका 60 डेज रहा है, ठीक है। देयर इज नो इनकम टैक्स लायबिलिटी इन द कंट्री इन विच ही इज अ रेसिडेंट। ध्यान से सुनना, मतलब ये एक इंडियन सिटीजन है फर्स्टली, ठीक है। दूसरा ध्यान से सुनना, वो कितना इंडिया में कितना डेज रहा, 5th अप्रैल और 10th अगस्त तक रहा, तो अप्रैल में कितना डेज रहा, अप्रैल में डेज रहा वो 26, ठीक है, प्लस मई में 31, ठीक है, प्लस जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 10, तो 128 डेज वो इंडिया में स्टे किया। ध्यान से देखिएगा, ये एक इंडियन सिटीजन है, इसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस 15 लाख से कम है, 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर्स में वो 4 into 60 240 डेज ही रहा है सर। यहां पे वो इसके हिसाब से 6(1) के हिसाब से वो रेसिडेंट नहीं है, लेकिन आप 6(1)(a) चेक करिए, ही इज एन इंडियन सिटीजन, ओके, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री, प्लस his total income from Indian sources is more than 15 lakhs, so he will be considered to be a deemed resident, and if he is a deemed resident he will be a resident not ordinarily resident। वो क्या माना जाएगा, resident not ordinarily resident। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन बी 2B। यह एचपी का सवाल था सर। इस प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट का सवाल पूछा था, कौन से साल का, प्रीवियस ईयर 22-23 का, ठीक है। तो 22-23 का अगर इंटरेस्ट है तो एक बार आप ध्यान दो, आपको दोनों का लोकेशन दिया है, कंस्ट्रक्शन का कमेंसमेंट दिया है,
कंप्लीशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ है करंट ईयर कंप्लीट हुआ है, बट सेकेंड वाला प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी करंट ईयर कंप्लीट हुआ है, यानी कौन सा ईयर में, प्रीवियस ईयर 22-23, तो यही साल इसका करंट ईयर है। और ये 22-23 में जो इसका इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है 90 एंड 40, तो 1,30,000 इसका क्या हो गया करंट ईयर इंटरेस्ट। अब मेरे को बताओ इसके पहले वाले साल में 22-23 वाले इसके पहले वाले सालों में जितना भी है इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है 140 प्लस 180 विच इज हाउ मच 3,20,000 टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। इसको अब डिवाइड किससे कर लेगा ये 5 साल में, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 64,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 130 प्लस 64 विच इज कमिंग टू हाउ मच 1,94,000। तो 1,94,000 इसका टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन हो जाएगा फॉर हाउस नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, प्रीवियस ईयर 1920 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो 1920, 2021, 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24, ध्यान से सुनना। तो सर 1920 के पहले वाला जो साल है, 1920 के पहले वाला जो साल है ये वाला उसका क्या हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो 60 प्लस 80 140 प्लस 70 कितना 210, तो 210 को वो डिवाइड किससे करेगा, 210 को वो डिवाइड करेगा 5 से, विच इज कमिंग टू हाउ मच 42,000। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा 42,000, और करेंट ईयर उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है 22-23 में 50,000, तो टोटल इंटरेस्ट 92। ये दोनों 2-2 लाख से कम है, तो डेफिनेटली उसका जो है हम मान के चल रहे बेटा, क्यों, इसका 2 प्रॉपर्टीज इंडिया में है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो इंटरेस्ट है जो है ये इसका हाउस प्रॉपर्टी 1 का इतना है और हाउस प्रॉपर्टी 2 का। इसमें एक नोट जरूर दीजिएगा कि ओवरऑल लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर एनी एसएससी इज 2 लाख। ये नोट आप जरूर देके आइएगा, ठीक है ना। चलिए दिस इज डन। 2 लाख से ऊपर का उसको डिडक्शन नहीं मिल सकता है, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का इसका जो इंटरेस्ट आ रहा था वो ये है। अब आते हैं क्वेश्चन 3A में, फटाफट गाइस, ये सैलरी का एकदम बेसिक सवाल था। शेखर एम्प्लॉयड एज अ चीफ इंजीनियर इन कोली कंपनी मुंबई, फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेसिक सैलरी का टोटल कर दो 2 लाख पर एनम, डीए का टोटल कर दो 1 लाख पर एनम, प्रोडक्शन कमीशन ऐड हो जाएगा, बोनस ऐड हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल फोन्स रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, आई रिपीट, मोबाइल फोन्स रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर ये। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ शेखर for the assessment year, assume that he has opted for section 115 BAC। अगर ये 115 BAC में ऑप्ट किया है तो बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन बिल्स जो ये रीइंबर्स किया है ये यहाँ पर आप उसको, ये जो है ये अपना परकोजिट हो गया। रेंट फी अकोमोडेशन आप RFA निकाल लेंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू RF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, गाइस ये बहुत इजी है, प्लीज खुद से कर लेना, एकदम सिंपल सिंपल सवाल पूछा है, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए मोटर कार यूज किया गया है, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रनिंग एंड मेंटेनेंस है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार है तो 6 लाख आप 10% कर लेंगे। आपको सैलरी का इनकम निकालना था, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 115 BAC ऑप्ट किया गया है। कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन द अजम्पशन दैट टैक्स पेयर्स हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। अब ये मजेदार सवाल था, यहाँ पे क्या पूछा है आपको, सचिन इंडिया का रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, बिजनेस इनकम भी है और रबड़ बिजनेस से इनकम कमा रहा है, तो ये आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो 740 हो गया BGBP, और ये जो रबड़ बिजनेस है, रबड़ बिजनेस में 2 लाख का अपन को क्या करना पड़ेगा, 35% जो है ये आपका बिजनेस इनकम है और 65% जो है वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, ये आपका 65% हो गया रबड़ बिजनेस से। तो 70,000 हो गया PGBP, ठीक है। तो 740 प्लस 70 कितना हो गया 8,10,000 हो गया। अब इस 8,10,000 और ये एग्रीकल्चर इनकम कितना हो गया 130, तो टोटल पे 9,40,000 पे अगर अपने टैक्स निकालेंगे तो अपने को मिल जाएगा 98,000। घर पे ट्राई कर लेना, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट, अब आप टैक्स किस पे निकालेंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है 3 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम कितना है 1.3 लाख, तो टोटल कितना हो गया 4.3 लाख। 4.3 लाख पे आप टैक्स निकालेंगे क्योंकि इसका BL कितना है 3 लाख, तो क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे 6500 आपका माइनस करना है आपको। नेट आ रहा है 95,100, इस पे सेस ऐड करके 95,160 इज योर आंसर। सिमिलरली आप ये वाला भी कर लोगे, यहाँ पे 40-60 होगा,
और ये जो लॉस है ये आप उसको अपने पीजीबीपी इनकम के साथ सेट ऑफ कर लोगे। यानी यहाँ पे सिंपल है, 4 लाख में से आपको 70,000 जो है वो माइनस करना है और 330 आपका नेट पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल आएगा। ठीक है, और बाद बाकी आपका 6 लाख क्या हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम। क्वेश्चन 4 है गाइस, मैंने पहले करवाया था, कैपिटल गेन का सवाल आया था। इसमें क्या करना था, इसमें अपन को ग्रॉस एलटीसीजी जैसे है टोटल प्रॉपर्टी का निकालना था, और इसमें ना प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है बाय अनिल एंड सुनील, ये सबसे बड़ी बात है। आप डिवाइड बाई, आप 1/2 कर देते, और फिर जो एग्जामिशन है ना वो आप एसएससी वाइज देते। एग्जामिशन जो मिलेगा वो एसएससी वाइज मिलेगा, खाली गेन्स जो है वो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन अनिल एंड सुनील। तो ये जो क्वेश्चन आया था वो बहुत अच्छा सवाल था, ये इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आया था, और आपको अनिल का लायबिलिटी, एलटीसीजी का लायबिलिटी 20% अलग निकालना था, और सुनील का एलटीसीजी लायबिलिटी आपको अलग निकालना था। इंडेक्सेशन फैक्टर आपको दे दिया है। अज्यूम बोथ हैव इनकम अबव बीएल बट लेस देन 50 लाख है, तो आपको इसमें कोई सरचार्ज नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बासु acquired a residential apartment for 18 lakh on this date and paid stamp duty इतना, registration fee इतना, and preventive health checkup कैश में दिया। तो preventive health checkup का लिमिट कितना है, 5,000। 80C में 1,08,000 आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन फी आ जाएगा 36,000, तो विच इज कमिंग टू 1,44,000। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 80D में उसका इंडिविजुअल लिमिट 5,000 से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। चैटर्जी ने LIC पॉलिसी लिया जिसका सम एश्योर्ड था 12 लाख, तो इसका 10% से ज़्यादा अलाउड नहीं है, और 1,60,000, तो 1,20,000 80C में चैटर्जी को मिलेगा। डिडक्शन, त्रिपतिया सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूटेड 40,000 टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑन 20th February, तो 80 CCD में 40,000 का लिमिट उसको मिल जाएगा। एंड ही पेड ट्यूशन फीस टू हिज सन परसुइंग पार्ट टाइम, फुल टाइम एजुकेशन होना था, बट ये पार्ट टाइम MBA कोर्स है, तो ये no deduction will be allowed under section 80C. Mukherjee engaged in the business, paid 20,000 through net banking to a political party by a donation. मुखर्जी एक इंडिविजुअल है, तो 80 GGC में इसको 20,000 का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। Also he gave donation of 1 lakh to National Sports Fund which is 100% allowed without any limit। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है सर, तो आप 100% ऑफ 1 लाख दैट इज 1 लाख का डिडक्शन 80G में क्लेम कर सकते हैं। His total income before computing above deduction was 8 लाख, यानी एडजस्टेड टोटल इनकम आपका कितना है, 8 लाख है। ये मेरे लिए कोई काम का नहीं क्योंकि इसमें सीलिंग लिमिट ही लगने वाला नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा सवाल था, पीजीबीपी का सवाल था, आपका 9 मार्क्स का, पीजीबीपी से डायरेक्ट 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया सर। ठीक है, सूरज इज एंगेज्ड इन द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ टॉयज। The PL account for the year ended shows a net profit of this much, कितना, 2,58,000 after debiting और crediting। ठीक है, आपने 2,58,000 से स्टार्ट किया विच इज नेट प्रॉफिट, उसके बाद आपने कुछ आइटम्स डेबिट किया, कुछ आइटम्स आपने क्रेडिट किया। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 was paid to brother of Suraj who has taken loan for payment of income tax। ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो ये आपको इंटरेस्ट को डिसअलाउ करना पड़ेगा, आपने एड बैक कर दिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 एसएससी ने क्लेम किया 45,000 एज बैड डेट, आउट ऑफ विच ओनली 35,000 वाज अलाउड। कितना अलाउ नहीं किया गया था, 10,000 आपको अलाउ नहीं किया गया था, यानी इस पे आपने टैक्स दिया। और करंट ईयर में यू रिकवर 25,000, आपने 25 का 25 क्रेडिट कर दिया, जबकि नेट टैक्सेबल कितना होगा, नेट टैक्सेबल होना चाहिए था 15,000 रुपया, पर आपने क्रेडिट कितना किया, 25,000, तो आपको 10,000 क्या करना पड़ेगा, लेस। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट आपने 10,000 लेस कर दिया। कंट्रीब्यूशन of 5,000 towards unrecognized provident fund was paid। सर आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करना ही अलाउड नहीं होता सर, ठीक है, 43 भी तो दूर का बात है। आरपीएफ में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो वो आपको डिस अलाउ करना पड़ेगा, विच इज ऐड करना है 5,000। लीगल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईटी रिटर्न। हाँ, ये आपका असिस्टेंस है कि आप आईटी रिटर्न के लिए कोई लीगल फीस पे कर रहे हो फॉर फाइलिंग पर्पस, तो ये आपको अलाउ किया जाएगा सर, दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली अलाउड। ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस मच एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस मच आर ऑलरेडी अंडर वैल्यूड, यानी ये बोलना चाह रहा है कि 1,20,000 वर्थ ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो 10% से अंडर वैल्यूड है, और क्लोजिंग स्टॉक भी 10% से अंडर वैल्यूड है, यानी ये जो है ये बोल रहा है कि 90% पे रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो अपने करेंगे 120 डिवाइडेड बाई 90%, विच इज कमिंग टू 1,33,333।
ये आपका ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था। वैसे ही आपका 2 लाख जो है डिवाइड बाय 90% अगर आप करेंगे तो ये आपका 2,22,222 आएगा सर। ठीक है, 2,22,222 आएगा। अब आप इसका भी 10% करोगे, इसका भी 10% करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना अंडर वैल्यूएशन अमाउंट है। तो 22,222 और ये हो गया 13,333। इसको अगर हम लेस करते तो अपना आ रहा है 8,889। क्या आ रहा है? 8,889 अपना डिफरेंस आ रहा है सर। तो 8,889 आपका क्लोजिंग स्टॉक नेट अगर आप देखोगे 8,889 से आपका जो नेट है आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आपको 8,889 से आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है। गिफ्ट ऑफ 24,000 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर फॉर अचीविंग टारगेट से लिए टैक्सेबल होगा। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी पेड ऑन 31 दिसंबर, तो 22-23 का रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद से तुमने ये पे किया है तो तुम्हें करंट ईयर में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एड बैक। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 50,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू सिंगापुर बाय एन एम्प्लॉय फॉर 10 डेज। एम्प्लॉय को तुमने 10 दिन के लिए सिंगापुर भेजा, 8 डेज का ट्रिप बिजनेस के लिए काम का था, बाकी 2 डेज उसको तुमने हॉलीडे दे दिया। तो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई एलटीसी नहीं है, नॉर्मल जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंस है ये भी आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अबव ही केम टू नो दैट हिज फॉर्मर एम्प्लॉय हैड एम्बेजल्ड कैश ऑफ 5,000 ऑन दिस व्हिच वाज नॉट अकाउंटेड फॉर। मतलब इस बिजनेस में इसका पुराना एम्प्लॉय ने चोरी किया था, कैश एम्बेजल किया था, बिजनेस लॉस है, ये भी एक तरह से आपको जो अकाउंट फॉर आपने नहीं किया है, क्योंकि आपने अकाउंट फॉर नहीं किया, आपको 5,000 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जो नेट इंपैक्ट आएगा दिस विल बी 2,84,389। इसको ऐड करने के बाद ये दो माइनस करने के बाद आपका जो पीजीबीपी आएगा दिस विल बी 2,84,389 रुपीस। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5B में संकेत ऑफ कटक गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर दिस ईयर। ठीक है, अच्छा सवाल था। आपको टोटल इनकम गिविंग रीजन फॉर सेट ऑफ बताना था एंड एलिजिबल लॉसेस कितना कैरी फॉरवर्ड है वो बताना था। तो पहले देखिए आपका एचपी में ये 3 इंफॉर्मेशन दिया है, फिर आपका पीजीबीपी में ये बाकी का इंफॉर्मेशन दिया। तो एचपी में 2 तो आपका लॉस है, दैट इज 520 एंड 140 विच इज हाउ मच? 6,60,000। और एक आपका एचपी इनकम है 80,000 का। तो 80,000 में आपने 660 माइनस किया तो आपका लॉस कितना बचा? 580 का। आपको बताया कि इस 580 में आप 2 लाख ही सेट ऑफ कर सकते हैं विद एनी अदर हेड। तो 580 में आपका 2 लाख माइनस होगा तो आपका 380 बचेगा, और ये 380 आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। ध्यान से 2 लाख का जो लॉस है ये आप सेट ऑफ कर देंगे विद अदर हेड्स। कैसे? पीजीबीपी के साथ आप इसको सेट ऑफ करेंगे। किसके साथ सेट ऑफ करेंगे? पीजीबीपी। तो प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल ट्रेड इन कोलकाता कितना आ रहा है? 9,80,000। इसमें आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना है? लॉस ये जो 2 लाख का है ये आप यहाँ पे सेट ऑफ कर देंगे जो एचपी का आया था। अब ध्यान देना, लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स, याद होगा ये चीज, सिक्योरिटी डेरिवेटिव जिसमें एचटीटी पेड है। ठीक है, 43.5 आपको पढ़ाया गया था। ये सारे के सारे नॉर्मल बिजनेस माने जाएंगे, स्पेक्यूलेटिव नहीं है। तो ये 5,30,000 है, तो 530 आपका बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं बिजनेस इनकम के साथ। हॉर्स रेसेस का जो लॉस है ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स ये आप ऐड कर दो पीजीबीपी इनकम में। और लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन फर्नीचर रिलेटिंग टू दिस ईयर, ध्यान से किस असेसमेंट ईयर का लॉस है? 15-16 का। और अपने कौन से असेसमेंट ईयर में खड़े हैं? 23-24। चेक करो कि 8 इयर्स कैरी लैप्स हो गया है क्या। तो देखो 15-16 का लॉस है, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24 बच गए आप। ये 8th ईयर का लॉस है ये। तो अगर ये 8th ईयर का लॉस है, लास्ट ईयर है जब ये सेट ऑफ हो सकता है, तो आपने 50,000 भी क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया। तो सर एचपी इनकम तो 0 है, बाद बाकी आपका जो पीजीबीपी बचा वो आपका 280 बचा। कितना बचा? 280। सब ऐड वैड करने के बाद आपका पीजीबीपी 2,80,000 बचा। लॉसेस क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे? हॉर्स रेस वाला और एचपी लॉस आप 3,80,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन 6A में आते हैं। निखिल हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज इनकम फॉर द ईयर। आपसे पूछा है टैक्स लायबिलिटी बताओ और एडवाइस करो वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम और नॉट। सिंपल है। इस तरह के देखिए आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते कल एग्जामिनेशन में। पीजीबीपी इनकम है, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है, पीपीएफ इंटरेस्ट है, पीपीएफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट है, ये तो एग्जेम्प्ट है।
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे न्यू रेट लो चाहे ओल्ड रेट लो। अब आप देखो न्यू टैक्स रेजिम में अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें डिडक्शन नहीं मिलता, सिंपल पीजीबीपी और सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे 15,12,000। बट ये जो है ये एग्जेम्प्टेड है, इसका अपने को दोनों रेजिम्स में फायदा मिलता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, तो इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे ये अपने मैंने आपको सिखाया। 15 लाख तक पे टैक्स 187,500 फिक्स होगा, तो 187,500 तो ये हो गया, प्लस 12,000 पे आप 30% टैक्स निकाल लिए, तो टोटल टैक्स आ रहा है आपका 1,09,000। इसके ऊपर आप 4% सेस अलग से ऐड कर दो, सब कुछ लेने के बाद आपका 1,98,744 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 1,98,740। लोअर राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से कम है। नेक्स्ट है आपका जीटीआई आपका, सॉरी नेक्स्ट है आपका कि अगर आप इसको ये बोलते हैं कि हमारा न्यू टैक्स रेजिम में हम जा रहे हैं 115 बीएसी में, तो ये है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो क्या होगा, देखो जीटीआई आपका 15,12,000 है, इसमें आपने डिडक्शन 1,50,000 का ले लिया और आपने टीटीए भी क्लेम कर लिया 10,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम है, टीटीए अलाउ होगा, निखिल 40 ईयर्स का है, 50,000 नहीं होगा, 50,000 का लिमिट नहीं है, तो 10,000 तक ही अलाउड होगा। तो 10,000 और 150 कितना हो, 160, 160 आप 15,12,000 में माइनस करेंगे, आपका आएगा 13,52। इस 13,52 पे आप टैक्स निकालिए। यहाँ पे 10 लाख तक के इनकम पे टैक्स होता है 1,12,500, उसके ऊपर नेक्स्ट 352 पे आप टैक्स निकालेंगे और लास्ट में आप सर्च सेस जो है वो ऐड कर देंगे। तो आपका टैक्स कितना बनता है 2,26,824, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 226,820। तो डेफिनेटली एडवाइजेबल है कि ये न्यू रेट ऑफ टैक्स में जाए। ऐसे बेटा एओपी से एक सिंपल क्वेश्चन आ गया था, ये भी आप एक बार एओपी का टैक्सेशन देख के जाना। क्वेश्चन 7 में आइए। 7 बहुत सिंपल सवाल था, आपसे आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 7 नंबर का, और 8 नंबर का आपका टीडीएस टीसीएस पूछ लिया। बहुत अच्छा सवाल था, दोनों ही इजी थे। आते क्वेश्चन नंबर 7 में। मिस्टर मंडेला ट्रांसफर्ड 300 शेयर्स ऑफ a company Beautiful Africa Private Limited to Nelson Private on 12 September for 6 lakh when the market price was 10 lakh. The indexed cost of acquisition for Mr. Mandela was computed at 8 lakh 90. तो ध्यान देना, यहाँ पर अपने पढ़े थे if I am transferring any unquoted share below FMV, तो my FM will be considered to be my full value consideration as per 50 CA, that is 10 lakh. My index cost of acquisition is 8 lakh 90, तो resulting gains is long term capital gain taxable in the hands of Mr. Mandela. ट्रांजैक्शन पे एसटीटी नहीं लगा, ठीक है। ब्यूटीफुल अफ्रीका लिमिटेड इज बेसिकली व्हाट, ब्यूटीफुल अफ्रीका लिमिटेड, मंडेला ट्रांसफर दिस शेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल टू नेंसल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, इसमें एक चीज है बेटा कि किसको ट्रांसफर किया है, नेल्सन को ट्रांसफर किया। तो नेल्सन बीइंग अ कंपनी, उनको शेयर्स मिला मिस्टर मंडेला से, ठीक है। कितना रुपीस का शेयर्स मिला, 6 लाख का, 6 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स मिला। 6 लाख का शेयर्स मतलब जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख थी। तो डिफरेंस क्या है, परचेज हमने कितना में किया, 6 लाख में किया, जबकि एफएमवी कितना था 10 लाख का। तो डिफरेंस जो होगा वो आईएफओस में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 56 टू 10। तो 56 टू 10 में ये 4 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें एक मिस्टेक था क्वेश्चन में, ये पूछा है इनकम बताओ ब्यूटीफुल अफ्रीका में। ब्यूटीफुल अफ्रीका नहीं, ये होगा आपका नेल्सन का, जिसको शेयर्स मिल रहा है। तो नेल्सन प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में जो इनकम आएगा दैट इज 4 लाख रुपीज अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56 टू 10। 7A का 2 देखिए, रामकृष्णा हेज इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी विद अ सैलरी इनकम ऑफ 4 लाख। He received a cash gift of 175 from Week and Charitable Trust registered in March for meeting his medical expense. इसको 1,75,000 का कैश गिफ्ट मिला। Is this cash gift received from the trust taxable in the hands of Hedge? The answer is no. ये taxable नहीं होता because such gift is received from registered charitable trust and it is not taxable under section 56 to 10. Next part है आपका TDS। आपसे इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, ब्रीफली एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन एंड डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस विद द क्वांटम ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। तो 4 सवाल है, आपको 8 मार्क्स का पूछा है, 4 into 2 मार्क्स ईच। एब्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट 20% ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। गणेश हैज 500 इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी। गणेश का क्या है, 500 इक्विटी शेयर्स है कंपनी में। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, 500 इक्विटी शेयर है, 100 रुपीज ईच, और 20% गणेश का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो कितना डिविडेंड हो रहा है, 10,000। तो सर
हमने पढ़ा था 194 में 5000 तक का लिमिट होता है, 5000 से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो 10% टीडीएस कटेगा, विच इन दिस केस इज 1000 रुपीज। तो यू जस्ट हैड टू मेंशन द थ्रेशोल्ड लिमिट, द सेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स। गोविंद अर्न इंश्योरेंस कमीशन ऑफ 70,000 विच इज मोर देन 15,000। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 194D होगा इसमें। 15,000 से ज्यादा अगर कमीशन आपको मिल रहा है तो 5% टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5% ऑन 70,000 विच इज 3,500। Gokul had acquired 7.75% taxable bonds 2018 for 1 lakh, for which interest was received for the year being 7,750। तो ये जो बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, ये वाले जो स्पेशल बॉन्ड्स है यहाँ पे लिमिट 10,000 का होता है। बैलेंस बॉन्ड का 5,000 है, बट ये वाला स्पेशल बॉन्ड्स है यहाँ पे लिमिट 10,000 का होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। आलोक एंड कंपनी फर्म है, उसने रेंट पेमेंट किया 2,70,000 का टू दी बिल्डिंग ओनर। बिल्डिंग ओनर को उसने रेंट पेमेंट किया, तो रेंट का जो सेक्शन है वो है 194I। थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000, 10% टीडीएस कटेगा अगर 240 से ज्यादा पेमेंट किया। तो यहाँ पे 270 का 10% जो है दैट इज 27,000 का टीडीएस जो है वो पेमेंट करेगा फर्म आलोक एंड कंपनी। लास्ट क्वेश्चन बेटा है शॉर्ट नोट्स। पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू फाइल, ये इजी लेवल का क्वेश्चन था। कंपलसरी एप्लीकेशन की कब कब पैन अलॉट होता है, ये भी इजी था। और डिमांड नोटिस के बेसिस पे आपको डिमांड नोटिस कब सर्व किया जाएगा अलॉन्ग विद असेसमेंट ऑर्डर, यू नीड टू पे विद इन 30 days एल्स इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल एंड पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल। और आईसीडीएस 5 में एक्चुअल कॉस्ट के क्या कंपोनेंट्स है एज पर फिक्स्ड एसेट्स, ये आपसे पूछा गया था। तो कोई भी शॉर्ट नोट आप लिख सकते थे। देखो, आपको ये पेपर आज ही कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था कि कल आपका एग्जामिनेशन है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि सर जिस तरह से एग्जाम का पेपर आया था पिछले टर्म का, आप दिसंबर 22 का भी अगर खोल के देख लोगे तो ऐसा ही कुछ था, बल्कि इससे इजी ही था। तो आपको ना एक क्लैरिटी आ जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं सर मैं कर लूंगा पेपर। मेरे को अब एग्जैक्टली पता है कि कल का एग्जाम के लिए पहले मेरे को क्या क्या तैयारी करना है। मेरे को ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, जिस स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ा था वो करना। मैराथन देख लो मेरा, अगर मैराथन का कुछ कुछ पार्ट देख लो जहाँ फंस रहे हो। मेरा चार्ट बुक से पढ़ सकते हो जो मैंने आपको दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ मैंने आप लोग को दे के रखा है। इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि आप वहाँ जाके देखेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नहीं किए तो बेल आइकन बटन दबा दो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हम इसी रिगार्डिंग आप लोग के लिए हमारे चैनल में एक्सक्लूसिवली लेके आते रहते हैं। और एक बात, कल का जब पेपर मिलेगा, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, दे के आने के बाद प्लीज किसी से भी डिस्कस मत करना, जो हो गया सो हो गया। अगला पेपर पे ध्यान देना, वो ज्यादा आपके लिए जरूरी है दोस्त, ठीक है। अगले पेपर पे ध्यान दीजिएगा। एंड जो भी आपका अगला पेपर है, आई थिंक इट इज आईडीटी, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। उसके लिए भी हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा जो है तैयारी जोर जोर से कराएंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड आई होप दैट नाउ यू आर सुपर डुपर कॉन्फिडेंट कि आपको अब कल की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है। बाई चांस अगर कोई मिस आउट भी हो गया तो टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से करके आओगे। इतना भी कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत एनफ है इतना भी अगर आप कर लिए तो, ठीक है। अपने किसी भी तरह से 60+ गाइस बस लेके आना है, ये आप ध्यान रखना। हमारा पासिंग नंबर होगा 60+ डायरेक्ट टैक्स वाले पेपर में, ठीक है ना। एमसीक्यू बहुत अच्छे से करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ट्राई करना कि जो 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कम से कम 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप एकदम बढ़िया से मुट्ठी में करके आओगे, तब जाके आपका एग्जामिनेशन का चांसेस क्वाइट हाई है। और बैलेंस जो है वो आप किसी भी तरह अटेम्प्ट कर लेना, अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो अटेम्प्ट करके आना, स्टेप मार्किंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा दोस्त। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।